प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और इसमें हम साम्यवादी गुट का अवसान जो हमारा बिंदु था, कम्युनिस्ट ब्लॉक का जो कोलैप्स हुआ, उस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें किन किन चरणों से गुजरते हुए कम्युनिस्ट ब्लॉक का कोलैप्स सामने आता है, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे चरण इसमें हुए और उन चरणों में अंतिम रूप से जो था वो बर्लिन की दीवार का ढहना। बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य थी, और एक समय जब 1989 में ऐसा समय आता है जब इस दीवार के इधर से उधर जाने की अनुमति जो है दोनों देशों के नागरिकों को मिलती है। और ये अपने आप में बड़ा अद्भुत था, क्योंकि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के पृथक पृथक नियंत्रण और प्रभाव क्षेत्र में थे। दोनों विरोधी गुटों के बीच में अपने नागरिकों को आने जाने की सुविधा मिलना अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन था, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था, जिसने आगे चल करके कम्युनिस्ट ब्लॉक को कोलैप्स होने में बड़ा सहयोग दिया। और पूर्व में जो मामला हुआ था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता था वो अपदस्थ कर दिया गया था। बर्लिन दीवार का निर्माता जो होनेकर था उसको अपदस्थ कर दिया, और अपदस्थ करने के तुरंत बाद ही 3 सप्ताह बाद ही बर्लिन की दीवार का भी पतन सामने आता है। तो बर्लिन की दीवार का ढहना यूँ कहें कि अपने आप में कम्युनिस्ट ब्लॉक के कोलैप्स होने का ही जो है शुरुआत थी, या यूँ कहें कि कम्युनिस्ट ब्लॉक का जो कोलैप्स की जो शुरुआत थी उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है, या उस प्रक्रिया को बहुत सुदृढ़ बना देता है, सुदृढ़ तरीके से उसको स्थापित कर देता है। और बर्लिन की दीवार ढहने का जो परिणाम था वो ये था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो है वो महायुद्ध के बाद से जब बटे हुए थे, तो 45 वर्षों के करीब 45.5 वर्षों के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत जर्मनी के रूप में सामने आते हैं। 3 अक्टूबर 1990 को पुनः जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में सामने आती हैं, और ये 2 राज्यों का बिना युद्ध और संघर्ष की त्रासदी के एक ऐसा हर्षोल्लासपूर्ण एकीकरण था जो आधुनिक इतिहास में विस्मयकारी घटना के रूप में याद किया जाएगा। जर्मनी का एकीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व राजनीतिक घटना थी। बहुत बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कहा जा सकता है। एकीकृत जर्मनी अब आधिकारिक तौर पर जर्मन संघीय गणराज्य के रूप में अवतरित होता है। जर्मन संघीय गणराज्य के रूप में अवतरित होता है। उसके किन्हीं भागों पर जब जर्मनी के एकीकरण का जो प्रश्न था, उसके किन्हीं भागों पर जो महायुद्ध के साथी थे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ, इन्होंने जो है बर्लिन के ऊपर अपने जितने भी जो शेष अधिकार बचे हुए थे उन सबको भी एक समझौते द्वारा उन सभी अधिकारों को बर्लिन पर से समाप्त कर दिया था। और इस प्रकार पूर्ण संघीय राज्य, स्वतंत्र संघीय राज्य के रूप में जर्मनी का अवतरण हो चुका था, जिससे जर्मनी के एकीकरण द्वारा चांसलर हेलमुट कोल ने जर्मनी को विश्व इतिहास में हमेशा के लिए स्थायी बना दिया था। और उसकी जो गणना है बिस्मार्क जैसे विचारशील व्यक्तियों के जो है समान जर्मनी में होने लगी थी, राष्ट्रीय नायक के रूप में होने लगी थी। और इसका जो राजनीतिक परिवर्तन था वो महत्वपूर्ण रूप से कम्युनिस्ट ब्लॉक के कोलैप्स को, गति को और बढ़ाने वाला था। और इसके बाद में सोवियत संघ का विघटन प्रारंभ होता है। सोवियत संघ का विघटन, जैसा कि पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव पूरे विश्व में जो खुली अर्थव्यवस्थाओं का दौर जब प्रारंभ हो चुका था, और खुली अर्थव्यवस्थाओं के दौर का प्रभाव जो है यूरोप पर पड़ रहा था, और अब बंद अर्थव्यवस्था का दौर समाप्त हो चुका था। माओ और लेनिन के ये विचार अब इतिहास की बात बन चुके थे कि हम बंदूक की नली से सब कुछ पैदा कर सकते हैं, हमें न कुछ लेना है किसी से और न किसी को कुछ देना है। ये बातें इतिहास का पन्ना बन चुकी थी। और जो पुनर्गठन का जो पेस्ट्रोई का सिद्धांत वो लेकर के आए, उसका संकल्प उन्होंने बहुत पूर्व में व्यक्त कर दिया था, लेकिन उसके वास्तविक संकेत मिलना अभी बाकी था। और ये प्रक्रिया करीब दिसंबर 1990 में आकर के पूरी होती है, और 1991 में 25 दिसंबर को वो अपने राष्ट्रपति पद से अपने आप को छुटकारा उन्होंने ले लेते हैं। 1991 के
19 अगस्त का जो उनका असफल प्रयास उनको अपदस्थ करने का था, उसने गोर्बाचोव और बोरिस येल्त्सिन ने समझौते द्वारा सभी सोवियत संघ के केंद्रीय संस्थानों को समाप्त कर दिया था और स्वयं गोर्बाचोव ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी की समस्त जायदाद का राष्ट्रीयकरण उन्होंने कर दिया था। और ऐसा करने के बाद में अब कम्युनिज्म का जो मुख्य गढ़ था वह भी ध्वस्त हो चुका था और सोवियत संघ का औपचारिक विघटन जो है दिसंबर 1991 में 26 दिसंबर 1991 में उसको आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद में इसके जो सीमांत इलाके थे, चेकोस्लोवाकिया थे, पूर्वी जर्मनी था, पोलैंड था, हंगरी था, उसमें जो जातीयता, जो राष्ट्रवादी जातीयता का तूफान उठ खड़ा हुआ, उससे गोरे रूसी लोगों की जो अब तक की जो साम्राज्यवादी, जो साम्यवादी साम्राज्यवाद की जो तानाशाही की जो नींवें थी वो चूल्हे उस अंगड़ाई से हिलने लगी थी। और अब यह इतिहास के बाद बन गया था कि थोपा गया साम्यवादी विशाल भीमाकार दैत्य विश्व से एक के राजनीतिक पटल से अब धीरे धीरे हट रहा था और नए स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनावों का प्रारंभ जो है वैश्विक मंच पर होने लगा था। और इसी कड़ी में वार्सा पैक्ट भंग कर दिया जाता है। वार्सा पैक्ट का भंग कर दिया जाना ये अपने आप में कम्युनिस्ट ब्लॉक के कोलैप्स के लिए जिम्मेदार था। और अब चूंकि प्रारंभ में जब हमने कहा था कि वार्सा पैक्ट जब अस्तित्व में आया था तो ये अपने आप में नाटो के विरुद्ध एक प्रतिक्रियावादी सैन्य संगठन इसको कहा जा सकता था, जिसने यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की भावना को बलवती किया था। लेकिन जब शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन से ये बात सामने आ चुकी थी कि अब जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था, तो जाहिर सी बात है वार्सा पैक्ट अब भंग कर दिया गया था। और वार्सा पैक्ट को समाप्त करने का समझौता पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सोवियत संघ का हो गया था। इसके साथ ही यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया था। यूगोस्लाविया का विघटन, यूगोस्लाविया का विघटन भी हो चुका था। और अब जो 1946 में संविधान द्वारा 6 गणराज्य सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो और बोस्निया हर्जेगोविना को संघीय गणराज्य घोषित किया गया था। वस्तुतः यूगोस्लाविया एक ऐसा राष्ट्र था जहां कई राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते थे, कई धर्म मतावलंबी भी यहां पर थे। और इसके विघटन की प्रक्रिया जुलाई 1990 में प्रारंभ हुई थी और ये अंतिम रूपेण जो है 17 फरवरी 2008 को सर्बियाई प्रांत कोसोवो ने सर्बिया से अलग होकर स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तब जाकर के इसके 6 राष्ट्र अपने आप में स्वतंत्र हो गए और इस प्रकार पूर्ण रूप से सोवियत संघ जो है एक यूँ कहें कि कम्युनिस्ट ब्लॉक ध्वस्त हो चुका था। अब कम्युनिस्ट ब्लॉक के विघटन के प्रभाव क्या आए, या यूँ कहें कि साम्यवादी गुट के अवसान के प्रभाव। साम्यवादी गुट के अवसान के प्रभाव, क्या इम्पैक्ट जो है उसका विश्व राजनीति पर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट उसका सामने आता है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो तो ये था कि शीत युद्ध का अंत हो चुका था। शीत युद्ध का अंत होना, शीत युद्ध का अंत होना सबसे बड़ा प्रभाव था। जैसा कि हम जान चुके हैं, 2 महाशक्तियां या 2 विचारधाराएं या बाइपोलर वर्ल्ड था जब तक शीत युद्ध चला। पश्चिमी राष्ट्रों का प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्रों के प्रतिनिधि के रूप में सोवियत संघ। और इसने साम्यवादी खेमे के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त कर दिया गया और जो है तनाव रहित विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने विश्व में विशेषकर यूरोप में लगभग आधी शताब्दी बाद शांति की स्थापना की गई। दूसरा, विश्व राजनीति में रूस की भूमिका में परिवर्तन। रूस की भूमिका में परिवर्तन, रूस की भूमिका में परिवर्तन। साम्यवादी गुट के बिखराव से रूस का अंतर्राष्ट्रीय वजन कम हुआ या उसका महत्व कम हुआ और उसकी महाशक्ति की पदवी का पराभव हुआ। उसने रूस की बीमार और जर्जर होती अर्थव्यवस्था को उजागर कर दिया। और सबसे बड़ा प्रभाव, साम्यवाद विचारधारा का पराभव हुआ।
साम्यवादी विचारधारा का पराभव हुआ। कम्युनिस्ट ब्लॉक के कोलैप्स होने के साथ ही साम्यवादी विचारधारा का पराभव भी प्रारंभ हो जाता है। इसने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, सर्वहारा अधिनायकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांतों को दफना दिया। इसने यूरोप की साम्यवादी पार्टियों को समाजवादी पार्टियां और पीपुल्स डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी में बदल दिया। और नेक्स्ट जो परिवर्तन था वो ये था कि विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन बंद हुआ। विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक। विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक हुआ क्योंकि अब तक महायुद्ध के बाद विश्व में जो राजनीतिक विभाजन हो रहा था वो विचारधाराओं से अवश्य रूप से प्रभावित था। कहीं न कहीं निर्गुट आंदोलन को छोड़ दिया जाए। इससे साम्यवादी गुट के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को अप्रासंगिक बना दिया और आज राष्ट्रों को विचारधारा के आधार पर बांटा नहीं जाता है। पूर्वी साम्यवादी देश अछूत नहीं कहलाते हैं। रूस, अमेरिका आर्थिक चीन संबंधों के आधार पर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। साम्यवादी देश बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं और लोकतंत्र सर्वव्यापक विचारधारा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। लोकतंत्र सर्वमान्य विचारधारा के रूप में वर्तमान शताब्दी, यूँ कहें कि 20वीं शताब्दी जो गुजर चुकी है वो लोकतंत्र की शताब्दी मानी जाती है। और निश्चित रूप से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि साम्यवाद के विघटन के बाद विश्व की अधिसंख्य जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तब्दील हो चुकी है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये लोकतंत्र की सर्वव्यापकता को और प्रमाणित करता है क्योंकि जिस रूप में पूरी यूरोप में साम्यवादी शासन हटकर के लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना होती है तो वो लोकतंत्र की सर्वव्यापकता और उसकी सर्वग्राह्यता को और स्पष्ट करती हैं। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना। एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना, जैसा कि पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड था। महायुद्ध के बाद महाशक्तियाँ दो रूपों में सामने आई, दो विचारधाराओं के रूप में सामने आई और दोनों विचारधाराओं ने द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना की। सोवियत संघ और यूँ कहें कि साम्यवाद के विघटन के साथ ही जो है बाइपोलर वर्ल्ड भी नष्ट हो गया। साम्यवादी गुट के बिखराव के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। यह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन या महानायक है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, उसका कोई प्रतिद्वंदी उसे चुनौती नहीं दे सकता है। वह प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप द्वारा किसी क्षेत्र के संतुलन को बनाया बिगाड़ सकता है। उसके पास अस्त्रों की प्रचंड शक्ति ही नहीं अपितु आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है और वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्त संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में हैं। और एक हथियारों से संबंधित जो परिवर्तन है वो शस्त्रीकरण का जो मामला है, शस्त्रीकरण चिंता का विषय। गुटों की खींचतान समाप्त होने के बाद भी शस्त्रीकरण का जो दौर है वो समाप्त नहीं होता है और आज भी ये परिवर्तन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बना हुआ है। ये अपने आप में बड़ी चिंता का जो कारण है वो दिखाई देता है। और बदले में जो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है और वो ये है कि 4 गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के हाथों में जो परमाणु हथियार आ गए थे जिससे चिंता उत्पन्न हुई कि बदले परिप्रेक्ष्य में क्या वे गणराज्य परमाणु हथियारों को सुरक्षित रख पाएंगे। और उसके साथ ही विश्व राजनीति में हथियारों की जो होड़ है वो लगातार अभी भी बनी हुई है जो अपने आप में सोवियत के विघटन के बाद का मुद्दा राजनीति का कहा जा सकता है। उसके प्रभाव की बात कही जा सकती है और शस्त्रीकरण जो था वो अपने आप में ये चिंता का विषय है। मुख्य रूप से 4 गणराज्यों के पास में परमाणु हथियारों का पाया जाना, क्योंकि जो संगठित जो संघ था, सोवियत संघ था, उसके जो परमाणु संयंत्र और परमाणु हथियार उसके कुछ प्रतिनिधि राज्यों के पास में बने रह गए हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो ये सारे प्रभाव साम्यवादी गुट के अवसान के बाद और नेक्स्ट वीडियो में अगली चर्चा करेंगे।